बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टडीइंग द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। इस पे हम कम्प्लीटली देख चुके हैं, तमाम लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। ये एक हमारा एक सेक्शन 37 लिमिटेशंस के बारे में रह गया था, जिसको हमने सेपरेटली देखना था। तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो क्या आर्बिट्रेशन के मैटर में भी अप्लाई होता है या नहीं। बिल्कुल 1908 ऐसे ही अप्लाई होता है जैसे हम रूटीन कोर्ट्स के मैटर में इसका इफेक्ट है या अप्लाई होता है, उसी तरह आर्बिट्रेशन पे भी अप्लाई होता है। और ये भी एक कॉमन थिंग है कि आपका कोई राइट बनता है, आपने कोई रेमेडी अवेल करनी है, तो उसका एक टाइम लिमिट, एक टाइम फ्रेम दिया गया है। उसके अंदर अंदर जाके आप सूट फाइल करेंगे तो आप कोर्ट आपको कोई रिलीफ दे सकती हैं। अगर आपके पास एक चीज़ के लिए 6 महीने का टाइम है और आप वो रेमेडी 2 साल के बाद लेने जाएँगे और फिर एक्सपेक्ट करें कि कोर्ट हमें कोई ऐसा रिलीफ देंगी, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। ऐसा सूट टाइम बार्ड होता है और इसलिए विजिलेंट पर्सन को ही कोर्ट फेवर करती हैं। तो जो सोया रहता है अपने राइट्स से अनअवेयर होके, तो फिर ऐसे बंदे को कोई फेवर नहीं मिलती। तो आज हम इसकी बेयर रीडिंग करते हैं और इसको मैंने ईज़ी लैंग्वेज में भी लिखा है, ट्रांसलेट किया है, वो भी साथ देख लेंगे। इंशाल्लाह हमारा ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा। All the provisions of Limitation Act 1908 shall apply to the arbitration as they apply to the proceedings in the court. Very simple। वो कह रहा है कि लिमिटेशन एक्ट की तमाम प्रोविजंस आर्बिट्रेशन पे भी ऐसे ही लागू होंगी जैसा कि कोर्ट प्रोसीडिंग में वो अप्लाई होती हैं, जैसे उनका इफेक्ट होता है आर्बिट्रेशन के अंदर भी बिल्कुल उसी तरह ये अप्लाई करेंगी। Subsection 2 है notwithstanding any term in an arbitration agreement to the fact that no cause of action shall accrue in respect of any matter required by the agreement to be referred until an award is made under the agreement, a cause of action shall, for the purpose of limitation, be deemed to have accrued in respect of any such matter at the time when it would have accrued, but for that term in the agreement। इसको अगर आप अपेरेंटली देखें, फर्स्ट रीडिंग में आप देखें तो ऐसा लगता है कि जो है टाइम पीरियड तब स्टार्ट होगा, काज ऑफ एक्शन तब से जो है उसको काउंट किया जाएगा जब वो अवार्ड सुना दिया जाएगा। आपने एग्रीमेंट के अंदर कोई ऐसी टर्म या चीज डिसाइड की हुई है, तो हरगिज इसका ये मतलब नहीं है। आपने आर्बिट्रेशन के अंदर कोई लिख भी दिया है कि काज ऑफ एक्शन तब से अराइज होगी जब मैटर रेफर होगा, उस पर अवार्ड सुना दिया जाएगा, तो उसके बाद। लेकिन ऐसा नहीं है, लिमिटेशन के बारे में ये अफेक्टिव नहीं है। लिमिटेशन आपकी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन से काज ऑफ एक्शन अराइज हुई थी, और ऐसे ही वो स्टार्ट होगी जैसे कि आपने एग्रीमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज मेंशन ही नहीं की। इसको मैंने इजी करके लिखा है। It ensures that a cause of action is deemed to have accrued for the purpose of determining the limitation period, even if the arbitration agreement stipulates that no cause of action accrues until an award is made। कि लिमिटेशन पीरियड, अगर आपने आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर ये चीज बयान भी कर दी गई है कि कोई काज ऑफ एक्शन तब तक अक्रूज नहीं होगी जब तक अवार्ड नहीं सुना दिया जाता, लेकिन बावजूद इसके लिमिटेशन पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन से काज ऑफ एक्शन अराइज हो रही है। अवार्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है। अवार्ड 6 महीने, साल, 2 साल नहीं भी सुनाया जाता, तो आपका लिमिटेशन पीरियड उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा काउंट होना जिस दिन से काज ऑफ एक्शन अराइज हुई थी। और इसका पर्पज ये है कि अगर ऐसा ना किया जाए तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे। इन अ सेंस इट प्रिवेंट्स पार्टीज फ्रॉम यूजिंग एन आर्बिट्रेशन क्लाज टू इंडेफिनेटली पोस्टपोन द स्टेज ऑफ लिमिटेशन। कि लोग जो लिमिटेशन पीरियड है, लिमिटेशन एक्ट है, उसकी जो प्रोविजंस है उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए, उसको पोस्टपोन करने के लिए उसी जो है वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए आर्बिट्रेशन क्लास की आड़ में जो है वो बैठे रहेंगे। तो उन्होंने इस चीज को खत्म करने के लिए ये कह दिया कि आर्बिट्रेशन के अंदर आप कोई ऐसी चीज मेंशन कर भी देते हैं कि काज ऑफ एक्शन अवार्ड सुनाने के बाद अक्रूज होगी, तो ऐसा नहीं है। लिमिटेशन पीरियड पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो उसी दिन से ही स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन काज ऑफ एक्शन फर्स्टली अक्रू हो रही है। तो इसका सब सेक्शन 3 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन and the Limitation Act 1908, an arbitration shall be deemed to be commenced when one party to the arbitration agreement serves on the other party thereto a notice requiring the appointment of an arbitrator। ये बता रहे हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कब
कमेंस होगा हमें कैसे पता चलेगा? तो वो ये कह रहे हैं कि जब आप ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं और उस सिलसिले में एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई नोटिस सर्व कर देती है, उस पे उसकी कमेंसमेंट के लिए कोई भी स्टेप लेने के लिए, वेदर आर्बिट्रेशन अपॉइंट करने हैं या कोई भी स्टेप लेने हैं। तो जिस दिन से एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस करेगी, उस दिन से आपका वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इन केस वेयर द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट द रेफरेंस शैल बी टू अ पर्सन नेम्ड और डेजिग्नेटेड इन द एग्रीमेंट, आपके एग्रीमेंट के अंदर ही ये मेंशन कर दिया गया विद डिजिग्नेशन या विद नेम कि आपका कोई डिफरेंस अराइज होगा तो आप फलां बंदे को भेजेंगे। तो उस सूरत में ये टाइम पीरियड कैसे कमेंस होगा? ये टाइम पीरियड इस तरह कमेंस होगा कि जैसे पार्टीज आपस में एग्री हो जाती हैं कि हमारा मामला जो है वो जो मेंशन्ड पर्सन है जिसका नाम एग्रीमेंट के अंदर दिया गया है वो इस केस को देखे, तो उस दिन से ही आपका वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। Subsection 4 है where the term of an agreement to refer future differences to arbitration provide that any claim to which the agreement applies shall be barred unless notice to appoint an arbitrator is given or an arbitrator is appointed or some other step to commence arbitration proceeding is taken within time fixed by the agreement। आपने फ्यूचर जो है डिफरेंसेस के बारे में आपने एग्रीमेंट कर रखा है कि अगर एक आप बिजनेस कर रहे हैं और फ्यूचर में कोई ऐसी आपके दरमियान डिस्प्यूट राइज होता है तो आप ये मामला जो है थ्रू आर्बिट्रेशन रिजॉल्व करवाएंगे। और आपने एग्रीमेंट के अंदर एक टाइम पीरियड भी दे दिया कि ये वो टाइम पीरियड 2 महीने है या 3 महीने है, उसके अंदर अंदर उस मैटर को रिजॉल्व किया जाएगा, सेटल किया जाएगा, आर्बिट्रेशन अवार्ड सुनाया जाएगा। तो अगर उस टाइम पीरियड के अंदर वो चीजें नहीं की जाती तो टाइम बार्ड समझा जाएगा। अगरचे आपने उस सिलसिले में कोई नोटिस सर्व नहीं कर दिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर या कोई दूसरा जो है स्टेप आर्बिट्रेशन के रिलेटेड प्रोसीडिंग के रिलेटेड लेने के लिए आपने नोटिस नहीं सर्व कर दिया और वो फिक्स टाइम गुजर गया तो वो टाइम बाउंड समझा जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रोविजो है, वो ये है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो कंसिक्वेंसेज या सिचुएशंस है, जो हालात हैं वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज थे, तो ऐसी सूरत में वो टाइम पीरियड कोर्ट एक्सटेंड कर देती है। वो टाइम बाउंड नहीं समझा जाएगा, फिर कोर्ट ऑर्डर के थ्रू उस पीरियड को एक्सटेंड कर देती है। And a difference arises to which the agreement applies, the court, if it is of the opinion that in the circumstances of the case undue hardship would otherwise be caused, and notwithstanding that the time so fixed has expired, may on such term, if any, as the justice of case may require, extend the time for such period as it thinks proper। कि कोर्ट को अगर मुनासिब लगता है तो अगर टाइम गुजर गया है और कोर्ट ये समझती है कि ये सिचुएशन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी थी तो वो इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर देगी और वो टाइम बार्ड फिर नहीं समझा जाएगा। Subsection 5 है where the court orders that an award be set aside or orders after the commencement of an arbitration that the arbitration agreement shall cease to have effect with respect to the difference referred। कोर्ट या तो ये ऑर्डर कर देती है कि जो अवार्ड सुनाया गया उसको सेट असाइड कर दिया जाए, या ऑर्डर कर देती है आर्बिट्रेशन शुरू हो चुकी है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, शैल सीज टू हैव इफेक्ट, वो नल एंड वाइड करार दे दिया गया, उसको इनवैलिड करार दे दिया गया। तो फिर इस सूरत में लिमिटेशन पीरियड का क्या होगा? द पीरियड बिटवीन द कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शैल बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट 1908। जिस दिन से आपकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी वो उस दिन से लेके ऑनवर्ड जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसको सेट असाइड करने का या एग्रीमेंट को सीज करने का, तो इस टाइम पीरियड को निकाल दिया जाएगा। आप जब टाइम कंप्यूट करेंगे 1908 के अंदर तो इस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये नहीं कि आपका ये टाइम वेस्ट समझा जाएगा, बल्कि ये आपका ये टाइम सेव रह जाएगा। For the commencement of proceedings including 1908 arbitration with respect to the difference referred, जो आपका डिफरेंस अराइज हुए थे और उस मैटर को रेफर किया गया था, तो ये सारा पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग एंड द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन कोर्ट ऑर्डर कर रही है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक 6 महीने का पीरियड था और उसमें से 3 महीने हो गए हैं कि उस प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और 3 महीने के बाद जाके कोर्ट कोई ऑर्डर कर देती है इसको सेटिस्फाइड कर दिया जाए या एग्रीमेंट सीज हो जाए, तो फिर वो जो पिछले आपके 3 महीने प्रोसीडिंग स्टार्ट रही है वो आपका टाइम सेव रह जाएगा। वो ये नहीं है कि वेस्ट समझा जाएगा। तो ये था हमारा 37 सेक्शन। होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।